नमस्कार मित्रों। आज जो है हम साइंस सेक्शन को कवर करेंगे घटना चक्र जीएस से। और ये चित्रात्मक प्रस्तुति है। ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से जो है साइंस को कवर किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। जैसे ये फ्लावर है। आप देख रहे हैं कि आप इस भाग को पुंकेसर कहते हैं, इसको ब्राह्मदल कहते हैं, फिर इसको तना कहते हैं, पत्ती कहते हैं। कहने का मतलब इसको इतने अच्छे से जो है चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इसको अगर आप साइंस अगर इसको कवर करते हैं तो आपका साइंस जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। लड़कों को जो है सबसे ज़्यादा साइंस से ही डर लगता है। तो इस बुक से कवर करने के बाद आपको जो है साइंस का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इतने अच्छे से इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया है चित्र के द्वारा पूरे साइंस सेक्शन को, जैसा आप देख रहे हैं। तो अगर आपको साइंस से डर लगता है तो आज ये डर खत्म हो जाएगा। और किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो रेलवे का कंपटीशन हो आने वाला, एनटीपीसी का है, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे बीडीओ का है, चाहे लेखपाल का हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे कोई भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो, अगर आपको अगर इस साइंस सेक्शन को आपने देख लिया अच्छे से तो आपको अन्यत्र और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको साइंस याद हो जाएगा अच्छे से। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है। और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो चलिए, यही बुक है घटना चक्र की, बहुत अच्छी बुक आई है। आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें दोस्तों पूरे बायोलॉजी सेक्शन में आप देखेंगे तो ये प्लांट का एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा बच्चों को टफ टफ लगता है। ठीक है। उसके बाद जितने चैप्टर है बहुत इजी होते हैं बायोलॉजी में। ठीक है। तो इसमें इतने अच्छे से चित्र बना के दिया हुआ है जिससे बच्चों को चित्र देख के ही याद हो जाएगा। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे जो है हमको मेहनत करने में अच्छा लगे। ठीक है। हमको मोटिवेशन मिले कि मैं मेहनत कर पाऊँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और भी वीडियो आएंगी, हिंदी की वीडियो में डालूंगा, पूरा हिंदी ग्रामर पूरा जो है, मैथ्स की पूरी वीडियो आएगी, हर चैप्टर की एक मास्टर वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, और रीजनिंग का। ठीक है। तो आप हमारे चैनल को बढ़ावा देंगे तो सारी चीज़ें जो है आपको 1 से 1.5 महीने में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एकदम ऑथेंटिक और टू द पॉइंट। जो एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो या चाहे जीएस का हो, वो एकदम टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। एकदम सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का। ठीक है। तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता लैमार्क और ट्रेवेनिरस। ठीक है, ट्रेविरेनस। तो जीव विज्ञान जो शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, और जनक जो है अरस्तु। ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो आप अरस्तु को लगाएंगे। देखो, उनको जो है अरिस्टोटल कहते हैं। और शब्द जो है बायोलॉजी जो है शब्द का प्रयोगकर्ता जो है वो लैमार्क और ट्रेविरेनस है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये शाखाएं कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। तो जंतुओं के, रुकिए पेन ले लेता हूं मैं। तो जंतुओं का अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। पादपों का अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। पादपों मतलब पेड़ पौधा। ठीक है। मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी। मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। मनुष्यों की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन को जेरेंटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन को ऑरिस्टियोलॉजी। ठीक है। ऑरिस्टियोलॉजी हड्डी से संबंधित होता है। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर त्वचा का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी। ठीक है। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी। और पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी। और उभयचर सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे
आइए इधर पहले देख लेते हैं प्रमुख शब्दावलियां। तो एपी कल्चर, देख रहे हैं मधुमक्खी बना हुआ है। इसी तरह से चित्रात्मक प्रस्तुति है मित्रों, अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको विज्ञान एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है। तो एपी कल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। और एवी कल्चर पक्षी पालन, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, एवी कल्चर पक्षी पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, सेरी कल्चर रेशम कीट पालन, सिल्वी कल्चर वन संवर्धन, ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि का अध्ययन करते हैं हम ओलेरी कल्चर में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट करता है कि सब्जियों की कृषि का अध्ययन किस में करते हैं? ओलेरी कल्चर में। बागवानी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में, फलों की खेती पोमोलॉजी, अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में जो है एक जरूर पूछता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, जैव विकास संबंधी हर वैज्ञानिकों ने जो है सिद्धांत दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये पूछता है, तो लेमार्कवाद, ये क्या कहते हैं? लेमार्क क्या कहते हैं? ये जनक हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। इनका पूरा नाम है लेमार्क का। इनकी पुस्तक है फिलोसफी जियोलॉजिक। ठीक है, पूछता है नाम, फिलोसफी जियोलॉजिक किसकी बुक है? लेमार्क की। अन्य नाम, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उदाहरण लैमार्कवाद का, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। ठीक है, सांप के पैर का गायब होना। तो इसका मतलब समझे दोस्तों, लैमार्क का कहना ये है कि मतलब जिस चीज का यूज नहीं है वो चीजें खत्म होती जाती है। ठीक है, जैसे जिराफ का गर्दन का लंबा होना, मतलब पहले जिराफ छोटे छोटे होते थे, लेकिन बड़े बड़े वृक्षों के पौधों के खाने की वजह से जो है उनकी गर्दन लंबी होती गई। ठीक है, उनकी हाइट बढ़ती गई। उसी तरह सांप के पैर पहले होते थे, धीरे धीरे उस पैरों की जरूरतें खत्म हो गई, जिसकी वजह से उनका जो है पैर विलुप्त हो गया। ठीक है, तो लेमार्क कहने का मतलब यही है कि जिस चीज का यूज नहीं है वो चीजें खत्म होती जाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर डार्विनवाद। ठीक है, डार्विनवाद क्या कहते हैं? ये जनक है ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इन्होंने डार्विनवाद दिया है। इनकी पुस्तक है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। 1859 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, ये पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। अन्य नाम क्या है? प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। फिर देखिए नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्परिवर्तनवाद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है ये। उत्परिवर्तनवाद, इसके जनक कौन है? हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? हॉलैंड के वैज्ञानिक हुगो डी ब्रिज। प्रयोग वस्तु, ठीक है, सांध्य प्रिमरोज, जिसको आइनोथेरा लेमार्कियन कहते हैं। अन्य नाम उत्परिवर्तन सिद्धांत इसको कहा जाता है, म्यूटेशन थ्योरी। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? हुगो डी ब्रिज ने, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए, जो जिराफ की मैं बात कर रहा था कि पहले जिराफ कितने छोटे होते थे, धीरे धीरे वृक्षों को जो है उनके पत्तों को खाने से, उनके फलों को खाने से इनकी गर्दन जो है लंबे होते गए। तो इसी की बात कही गई कि घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। ठीक है, आप देख रहे हैं छोटा है साइज। और ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई। ठीक है, तो लेमार्क यही कहना चाहते थे। तो लेमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव
ठीक है, जिराफ के उद्विकास क्रम का रेखा चित्र। तो यही बता रहा है कि बता किसने जो है बताया है, लेमार्क ने बताया है कि अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का प्रभाव, कि उपयोग होगा तो वो चीज़ें बड़ी होती जाएंगी और उपयोग नहीं होगा तो वो चीज़ क्षीण हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं, जीव जंतुओं का विकास क्रम। दोस्तों रेलवे का एग्ज़ाम जो आने वाला है फरवरी में, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप साइंस से कर लेंगे, रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन होते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन जीएस में ज़्यादा होते हैं। अगर इस बुक को आप अच्छे से, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो आप आसानी से 100% जो है क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आपको याद हो जाएगी, चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएंगी। बस आपको पूरा वीडियो अच्छे से बैठ के शांति से देखना है। दूसरी बार तीसरी बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में जाइएगा इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे। तो आगे देखते हैं, जीव जंतुओं का विकास क्रम, कैसे विकास हुआ जीव जंतुओं का। ये देखते हैं, महाकल्प है, कल्प है और घटना है। तो देखिए ये पीरियड दिया हुआ है, प्रोटेरोजोइक पीरियड में क्या घटना हुई थी। प्रथम मेटाजोआ और जंतुओं का पहला चिन्ह मिला था इस युग में, प्रोटेरोजोइक युग में। दूसरा क्या है, पेलियोजोइक युग, इसमें काफ़ी खंड है, ठीक है। पेलियोजोइक में काफ़ी खंड है, ये पूछता भी है। तो इसमें खंड है पर्मियन कल्प में क्या हुआ था। पर्मियम में सरीसृपों की उन्नति हुई थी। सरीसृपों मतलब जो जैसे रेंगने वाले जानवर, ठीक है, जैसे सांप होता है, ठीक है। तो सरीसृपों की उन्नति हुई थी पर्मियन कल्प में। कार्बोनीफेरस में क्या हुआ था, तो प्रथम सरीसृप, ठीक है, बीज युक्त फर्न्स इसमें हुए थे। फिर डेवोनियन में क्या हुआ था, प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियां, ठीक है, इनका उद्भव हुआ था। फिर सिल्यूरियन, प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे थे ये। फिर आर्डोविशियन, ये मेटाजोअन जीवों का विकास है। और नेक्स्ट जो है कैम्ब्रियन कल्प, क्या है इसमें, इसमें प्रथम मछली पाई गई थी और प्रथम रजुकी, जिसको कॉर्डेट कहते हैं। रजुकी किसको कहते हैं मित्रों, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती हो, ठीक है, उसको रजुकी कहते हैं। तो कैम्ब्रियन इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेलियोजोइक पीरियड में कैम्ब्रियन जो कल्प है इसमें प्रथम मछली पाई गई थी, पूछता है, ठीक है। प्रथम मछली किस युग में पाई गई थी, तो पेलियोजोइक के कैम्ब्रियन कल्प में। नेक्स्ट पीरियड देखिए मेसोजोइक। मेसोजोइक में क्रिटेशियस कल्प में, ठीक है, ये क्रिटेशियस युग में डायनासोर की विलुप्ति हो गई। पूछता है कि डायनासोर की विलुप्ति किस युग में हुई, तो डायनासोर किस युग का जंतु है, तो मेसोजोइक ऑप्शन में रहेगा, तो मेसोजोइक मांगेंगे। और किस युग में डायनासोर की विलुप्ति हो गई, तो क्रिटेशियस में, ठीक है। फिर है पहले पिगमेंट का विकास, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति। तो इसमें दो पूछता है, नहीं तो डायनासोर की विलुप्ति पूछेगा या फूल वाले पौधों की उत्पत्ति पूछेगा। तो मेसोजोइक ध्यान रखिएगा, क्रिटेशियस कल्प में। फिर जुरासिक, जुरासिक कल्प में क्या हुआ था, पहली चिड़िया का विकास हुआ था, डायनासोर की उन्नति हुई थी, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, जुरासिक कई बार ऑप्शन में देता है, ठीक है। तो पहली चिड़िया का विकास और डायनासोरों की उन्नति किस युग में हुई थी, जुरासिक में। फिर ट्रियासिक, ट्रियासिक में प्रथम स्तनपायी हुए थे और प्रथम डायनासोर, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है सेनोजोइक पीरियड। सेनोजोइक में क्वाटरनरी कल्प में जो है मानव का उद्विकास हुआ था। देखिए जो मानव का विकास जो है, आप देखिए जो मानव है वो सेनोजोइक पीरियड में। तो पूछता है कि मानव का जो है उद्विकास किस युग में हुआ था, तो सेनोजोइक में, ठीक है। और क्वाटरनरी कल्प में। नियोसीन क्या है, स्तनपाइयों में विविधता, ठीक है। नियोसीन और पेलियोसीन में स्तनपाइयों में विविधता। तो इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे ये सब चीजों में, कि मनुष्य का उद्विकास ध्यान रखिएगा कि सेनोजोइक में हुआ था, क्वाटरनी कल्प में, और
पहली चिड़िया का विकास और डायनासोरों की उन्नति, जुरासिक आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और डायनासोर की विलुप्ति और फूल वाले पौधों की उत्पत्ति, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है इसमें से एक। फिर आगे देखिए, वर्गीकी जिसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए, जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना, उसी को वर्गीकी कहते हैं। इसके जनक कौन, वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है वर्गीकी के जनक। ये जो है वर्गीकी पांच जगत प्रणाली के जनक हैं। वर्गीकी के पांच जगत प्रणाली के जनक कौन है? विटेकर, आर एच विटेकर इनका नाम है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्गीकी के जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस। और पांच जगत प्रणाली के जनक वर्गीकी में कौन है, तो आर एच विटेकर। तो पांच जगत जो है आर एच विटेकर, जो ये पांच जगत है इसको समझते हैं। यही चैप्टर जो है दोस्तों थोड़ा सा कठिन लगते हैं बायोलॉजी में, बाकी आगे के चैप्टर बहुत इजी है बायोलॉजी में। तो इसको समझ लीजिए, इससे भी एक दो प्रश्न आते हैं, इसको भी छोड़ना जरूरी नहीं है। इसको समझ लेंगे तो चित्र के माध्यम से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा मित्रों, लेकिन समझ समझ की चीज़ों को अगर एक बार समझ गए आप, तो बाद में आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या है, पांच जगत में देखते हैं पहले। पांच जगत जो है किनको किनको कहा जाता है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ठीक है, यही पांच जगत को हम लोग पढ़ेंगे कि मोनेरा में कौन से जंतु आएंगे, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप में, जंतु में। ठीक है। तो यूकेरियोटिक जीव जो हैं, उदाहरण इनके क्या है, शैवाल और प्रोटोजुआ। ठीक है, पूछता है कि यूकेरियोटिक जीव कौन कौन से हैं, तो शैवाल और प्रोटोजुआ अगर ऑप्शन में होगा तो आप लगाएंगे। ठीक है। सभी उपभोक्ता जीव कशेरुकी और अकशेरुकी होते हैं। कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी होना, अकशेरुकी मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है। तो ये पांच जगत यही है, मोनेरा आपका, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। अब इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक कोशिकी मोनेरा जो होते हैं, ठीक है, मोनेरा जो होते हैं एक कोशिकी होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। उदाहरण इसका, जो एक एक कोशिका, कहने का मतलब मोनेरा की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो एक कोशिका मतलब सेल आप देखते होंगे, तो एक सेल वाले जो जीव होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। उदाहरण उनके क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ये जो है एक कोशिकी होता है, इनमें एक सेल होता है, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है। फिर यूकैरियोटिक, ठीक है, इसमें जो है अधिकांशतः बहुकोशिकी होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक में जो है बहुत ढेर सारे सेल होते हैं, एक से ज्यादा सेल होते हैं, तो उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक जो है एक कोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक जो है अधिकांशतः बहुकोशिकी होते हैं। तो यूकैरियोटिक के जो उदाहरण हैं, ठीक है, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम आप जो सब्जी खाते हैं वो मशरूम, ठीक है, लोग सब कछत्ता कहते हैं उसको कहीं कहीं। ठीक है। ये काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति से बना होता है। ठीक है। कोशिका भित्ति आप आगे सेल में समझेंगे दोस्तों कि बाहरी संरचना होती है जो सेल की सुरक्षा के लिए जो है बनी होती है, तो उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये प्लांट में होते हैं। ठीक है, ये जंतु में नहीं होते हैं, कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में होते हैं। तो इसको बस अभी ध्यान रखिएगा, आगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि एक कोशिका को प्रोकैरियोटिक कहते हैं और बहुकोशिकी को यूकैरियोटिक होते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एक कोशिकी का माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया होता है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। और बहुकोशिकी कौन कौन से होते हैं, ईस्ट और मशरूम। ठीक है। फिर आगे देखिए, स्वपोषी मतलब वो भोजन अपना खुद बनाते हों उनको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत व आवृत बीजी। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
जंतु को आप समझ गए हैं कि सभी उपभोक्ता जीव कशेरुकी या अकशेरुकी में होते हैं, जिसमें किसी में रीढ़ की हड्डी होती है। कशेरुकी मतलब किसी में रीढ़ हड्डी होती है, अकशेरुकी मतलब किसी किसी में रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में आएंगी चीजें। तो पहले देखिए 5 जगत है, अब हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, उपादप और जंतु को लाइन बाय लाइन समझेंगे क्या है ये, इसके अंतर्गत कौन कौन सा जीव आते हैं। तो मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, मोनेरा में आता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं। ये प्रजनन में समर्थ होते हैं। ठीक है, इनके बच्चे भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रजनन में समर्थ होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो स्वतंत्र जीव यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं। ये प्रजनन में समर्थ होते हैं और ये मोनेरा प्रजाति के हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये 5 जगत है। तो ये मोनेरा जगत का है माइकोप्लाज्मा। दूसरा देखिए साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरियम, इसका अन्य नाम है नील हरित शैवाल। ठीक है, इसको ग्रीन algae कहते हैं इंग्लिश में। तो जो नील हरित शैवाल मित्रों, जो आप देखते होंगे काई, काई जो ग्रीन कलर की होती है उसी को शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरियम इनको कहते हैं। तो ये जो है ये किस जगत में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो पूछता है कि नील हरित शैवाल किस जगत में आएंगे, तो मोनेरा में। फिर जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, ये सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक परपोषी, एक स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो भोजन अपने आप बना के मतलब अपने यूज करते हो। परपोषी मतलब दूसरे के भोज दूसरे पे मतलब निर्भर रहते हो। ठीक है, सो उसको परपोषी कहते हैं। आगे देखिए, दूसरा देखिए कवक। ठीक है, मोनेरा हमने देख लिया। अब ये जो कवक है यहाँ 5 जगत में, तो अब इसको देखते हैं कवक को। तो कवक जो है वो पर्णहरिम रहित, ठीक है, नो क्लोरोफिल होता है। मतलब जो है ये क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये बिना क्लोरोफिल का होता है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। और ये थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, कवक में थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, और ये परपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ये जो है दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया पर निर्भर होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया पे कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों। नील हरित शैवाल जो आपने इसमें पढ़ा आप मोनेरा में, तो जो नील हरित शैवाल होते हैं ये भोजन बनाते हैं सूर्य से। ठीक है, तो उसी का जो है भोजन करते हैं कवक। तो इसलिए इनको परपोषी, ये जो है ग्रीन नील हरित शैवाल पे निर्भर होते हैं, और नील हरित शैवाल जो है वो कवक पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो नील हरित शैवाल 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दी कि परपोषी भी होते हैं तो स्वपोषी भी होते हैं। कवक जो है वो परपोषी होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हेट्रोग्राफिक बोलते हैं। ये काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति से होते हैं। इसके ऊपर जो है कोशिका भित्ति बनी होती है कवक के ऊपर। कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। पूछता है कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, तो माइकोलॉजी में। कवक प्लस शैवाल, ठीक है, इक्वल टू लाइकेन। ठीक है, कवक और शैवाल मिल जाते हैं तो उनको लाइकेन कहते हैं। और कहा जाता है कि जहाँ लाइकेन पाए जाते हैं मतलब वहाँ नॉइस पॉपुलेशन नहीं है, पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन की पहचान है कि जहाँ लाइकेन नहीं है वहाँ पॉल्यूशन है, और जहाँ पॉल्यूशन नहीं है वहाँ लाइकेन मिलते हैं। ठीक है, ये पहचान है। तो उदाहरण देख लीजिए कवक का। खमीर उदाहरण है। कुकुरमुत्ता, जो मशरूम आप लोग सब्जी खाते हैं उसी को कुकुरमुत्ता मशरूम कहते हैं। फिर राइजोपस। ठीक है, तो खमीर, कुकुरमुत्ता, राइजोपस इसके उदाहरण होते हैं कवक के। ठीक है, देखिए चित्र बना हुआ ये कुकुरमुत्ता का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब प्रोटिस्टा जगत को देख लीजिए एक बार। तो प्रोटिस्टा के समान, ठीक है, प्रोटिस्टा जो है ये पादप के समान में देख लीजिए। पादप के समान जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें क्राइसोफाइटा, देखिए पेन ले लेता हूं मैं।
थोड़ा पेन का यूज़ दोस्तों मैं कम करता हूँ, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। छोटा छोटा पीडीएफ है, अब आसानी से दिख रहा है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में पादप के समान है, एक जंतु के समान है। तो पादप के समान कौन कौन से है? क्राइसोफाइटा, ठीक है। क्राइसोफाइटा में दो हैं, डाइटमस और डिसमिडस, ठीक है। डाइटमस सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और डिसमिडस जो है वो सुनहरे शैवाल होते हैं। फिर पादप के समान में क्राइसोफाइटा तो हो गया, फिर डाइनोफ्लेजेंटा, डाइनोफ्लेजेलेट, ठीक है। और तीसरा जो है यूग्लिनॉयड, ठीक है, जिसको यूग्लिना, मैक्सोट्रॉपिक पोषण, जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी कहते हैं यूग्लिनॉयड को। तो पूछता है कि जंतु तथा पादप के बीच, ठीक है, संयोजी कड़ी को क्या कहते थे? तो युगलीना कहते हैं, ठीक है। युगलीना जो है ये जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी है, पूछता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। फिर स्लाइम मोल्ड, इसके अंतर्गत कवक के समान जो है जंतु आते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड में कवक के समान जंतु आते हैं। फिर प्रोटोजोआ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटोजोआ जो है एक कोश की होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ अमीबा होते हैं, ठीक है। अमीबा जो होते हैं वो प्रोटोजोआ एक तरह से होते हैं। पैरामीशियम है, ट्रिपेनोसोमा, ये सब प्रोटोजोआ होते हैं। जैसे मच्छर भी दोस्तों एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, जिससे मलेरिया होता है, ठीक है। मच्छर काटने से आपको मलेरिया होता है ना, तो वो भी प्रोटोजोआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूग्निनॉइड का ध्यान रखिएगा, और प्रोटोजोआ की, ये दोनों में से क्वेश्चन पूछता है। ये जरूर पूछता है कि जंतु तथा पादप के बीच की संयोजी कड़ी क्या कहते हैं? यूग्लिना। और प्रोटोजोआ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये होता है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, और ट्रिपेनोसोमा ये प्रोटोजोआ है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए पादप जगत है, ठीक है। इस 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 किताब में यही दोस्तों क्वालिटी है कि इसमें एकदम चित्र बना बना के दिया है, जिसको जो है आप पढ़ेंगे भी और उस चित्र को देखेंगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे थैलोफाइटा को देखो, ये इस तरीके से है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से थैलोफाइटा होता है, ठीक है। ये पादप जगत है। तो पादप जगत में थैलोफाइटा को देखिए, थैलोफाइटा क्या होता है? ये सरल शारीरिक संरचना का होता है। जैसे थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या कहा जाएगा? शैवाल आ जाएगा। जो काई होता है, काई आप देखे होंगे, नल वल पे काई लगा रहता है, तो शैवाल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ठीक है। ये सब थैलोफाइटा ग्रुप में आएंगे, ठीक है। ये सर्वव्यापी होते हैं। इनका उदाहरण है स्पाइरो गाइरा, स्पाइरो गाइरा इसका उदाहरण है थैलोफाइटा का, ध्यान रखिएगा। फिर ब्रायोफाइटा पे आते हैं हम लोग। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो उभयचर होते हैं, ठीक है। उभयचर मतलब वो जो पानी में भी रह सकते हो और जो जमीन पे भी रह सकते हो, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वो संवहनी ऊतकों की अनुपस्थिति होती है ब्रायोफाइटा में, ठीक है। इनके उदाहरण है मॉस और मार्केशिया, ठीक है। ब्रायोफाइटा के चित्र देख लीजिए आप। फिर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है वो संवहनी ऊतक उपस्थित होता है इसमें, ठीक है। और इसके जो उदाहरण हैं ये फर्न है, हॉर्सटेल, मर्सिलिया। तो ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। पूछता है कि फर्न, ठीक है, किसका उदाहरण है? तो आप ऑप्शन लगाएंगे कि टेरिडोफाइटा का, ठीक है। हॉर्सटेल, मर्सिलिया, आप ध्यान रखिएगा। तो ये उदाहरण से ही दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि स्पाइरो गाइरा जो है वो किसका उदाहरण है? तो आप थैलोफाइटा बताएंगे। मॉन्स मार्केशिया किसके उदाहरण है? तो ब्रायोफाइटा के हैं। फर्न किसका उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा का। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नो मतलब नग्न, स्पर्मा मतलब बीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म को तोड़ के कहा है कि जिम्नो का नग्न होता है अर्थ, स्पर्मा बीज। ये बहुवर्षीय एवं सदाबहार जीव होते हैं, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब साल भर ये जो है
होते हैं। ये बहुवर्षीय और सदाबहार होते हैं। इसके उदाहरण पाइनस तथा साइकस। तो जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है पाइनस तथा साइकस। फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, इसका फोटो आप देख लीजिए सामने, ये पपीता की तरह है, ठीक है, ये पपीता का ही पौधा है एक तरह से। तो ये एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आवृत बीजी होते हैं, ठीक है। एंजियो मतलब ढका हुआ, इसका अन्य नाम पुष्पीय पादप होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो होता है वो फलदार टाइप का होता है, जैसे आप पपीता होता है वो भी एंजियोस्पर्म होते हैं। वो आवृत बीजी टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण देख लीजिए आम, अमरूद, पपीता, ठीक है। इनकी गुठली आप देखते होंगे, इनके अंदर होता है, फल के अंदर होता है। आम में भी देखेंगे, अमरूद में भी बीज देखेंगे अंदर होता है, पपीता में भी अंदर होते हैं। तो इनको आवृत बीजी श्रेणी में कहा जाता है, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म श्रेणी में आएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। पादपों के भेद, ठीक है। पादपों के भेद में जो है, ये क्रिप्टोगेम के अंतर्गत देखेंगे अप्रत्यक्ष जननांग होता है। बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, ये अक्षम होते हैं बीज उत्पन्न करने में। अब फेनोरोगेम के अंतर्गत आएंगी, ये पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं इनके अंदर, ठीक है। ये बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और इनके उदाहरण जो है ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब हम देखते हैं प्राणी जगत का वर्गीकरण, ठीक है। प्लांट जगत का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब ये प्राणी जगत का वर्गीकरण देखिए। ये दो तरीके के हैं, एक कोशिका स्तरीय संरचना और एक उत्तक स्तरीय संरचना। कोशिका स्तरीय संरचना के अंतर्गत संघ पोरिफेरा आता है और उत्तक स्तरीय संरचना के अंतर्गत देह गुहाधारी है, कूट देह गुहाधारी जैसे निमेटोडा और ब्राह त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव होता है। फिर प्लेटी हेलमिंथीज सिलिट्रेटा, ठीक है। इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देह गुहाधारी के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, दो जंतु होते हैं, ठीक है, दो प्राणी होते हैं। तो मीसोडर्म कोशिका का विकास, ठीक है, इसके अंतर्गत एनेलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देह गुहाधारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्या आते हैं, मेसोडर्म कोशिका का विकास, इसके अंतर्गत जो है एनिलीडा प्राणी आते हैं, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। दूसरा है अंतः स्तर की थैली से देह गुहा का बनना, उसको नोटोकार्ड युक्त कहते हैं और नोटोकार्ड विहीन होते हैं, ठीक है। तो जो नोटोकार्ड युक्त होते हैं वो कॉर्डेटा होते हैं, ठीक है। कॉर्डेटा लावा में अवशेषी, ठीक है, लावा में अवशेषी नोटोकार्ड, जिसके अंतर्गत पोटोकॉर्डेटा होता है। और दूसरा नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड होती है, ठीक है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, जिस प्राणी में रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, इनको कशेरुकी कहा जाता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है नीचे कि ये जो है आप किनके किनके जो है कौन कौन कशेरुकी जीव हैं। तो ये जो है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, ये स्तनपायी जीव होते हैं, इनके अंतर्गत भी रीढ़ की हड्डी होती है। सरीसृप, ठीक है, जो रेंगने वाले जानवर हैं, सांप वाप हो गए, पक्षी हो गया, मत्स्य मतलब मछली हो गया, जल स्थल चर, ठीक है, मेढक उडक हो गया। तो ये कशेरुकी जीव होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्गीकरण देख लीजिए, पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत विभेदित पादप शरीर और बिना विभेदन वाले पादप शरीर, ठीक है। तो विभेदित पादप शरीर के अंतर्गत बिना संवहनी उत्तक के, ठीक है, बिना संवहनी उत्तक के क्या होगा, एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा,
इसके उदाहरण है, बिना संवहनी उत्तक के उदाहरण ब्रायोफाइटा होते हैं। फिर संवहनी उत्तक युक्त के अंतर्गत बीज रहित है, बिना बीज के, और बीज युक्त। एक होता है बिना बीज के और एक बीज युक्त। तो बिना बीज रहित क्या होता है, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये बीज रहित है। और बीज युक्त जो है, ये जो है बीज युक्त जो है, ये द्विबीजी पत्र होते हैं, दो बीजों वाले पत्र वाले बीज होते हैं, और एक बीजी पत्री, एक बीज के भी होते हैं और दो बीज वाले भी होते हैं, ठीक है। और इधर क्या है, बिना विभेदन वाले पादप शरीर देख लीजिए, थैलोफाइटा इसका एग्जाम्पल है। थैलोफाइटा में कौन कौन से जीव आते हैं, प्लांट आते हैं, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, ठीक है। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों, थैलोफाइटा में कौन कौन से पादप आएंगे, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया, इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है। जंतु जगत के जंतु जगत के प्रमुख संघ, जंतु जगत के प्रमुख संघ जिसको फाइलम कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको देखते हैं, जंतु जगत की जो प्रमुख संघ हैं इनको। तो एक होता है पोरीफेरा, जिसको छिद्र धारक कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत असंख्य छिद्रयुक्त शरीर वाले जीव होते हैं, हैं। फिर शरीर में स्पंज गुहा होता है, इनका अन्य नाम स्पंज होता है, उदाहरण साइकॉन और स्पॉन्जिला। जैसे आप लोग माइक्रोनी वोक्रोनी खाते हैं उस टाइप का जो है ये जो है ये पादप होता है, जंतु होता है, सॉरी, ठीक है। इनको पोरीफेरा छिद्र युक्त धारक के अंतर्गत कहा जाता है, इनको स्पंजी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है सॉइकॉन और स्पॉन्जिला। ये एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि स्पॉन्जिला है और साइकॉन किसके उदाहरण है, तो पोरीफेरा, ठीक है, आप उत्तर में पोरीफेरा लगाएंगे। दूसरा सिलिट्रेटा, ठीक है, निडेरिया। देखियो मित्रों, ये जो चैप्टर है ये थोड़ी सी बायोलॉजी के सबसे कठिन चैप्टर कहा जाता है। आप इसको ही बस थोड़ा सा समझ लें, या बार बार आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है समझ में भी आएंगी और याद भी हो जाएगी। और आगे इसके बाद के जो सारे चैप्टर हैं, 8-10 चैप्टर, वो बहुत इजी हैं, ठीक है। उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा आसानी से। लेकिन ये जो प्लांट वाले चैप्टर हैं ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें शब्द जो है ना बहुत कठिन कठिन होते हैं। वो भी याद हो जाते हैं, जैसे हम लोग को याद हो जाता है, एग्जाम में हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। तो पोरीफेरा हो गया, तो फिर अब सिलेट्रेटा, जिसको निडेरिया कहते हैं, ये जलीय जंतु होता है और भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं इनके अंदर होती हैं, ठीक है। इनको टेटिकल्स भी कहते हैं। ये उनके उदाहरण क्या हैं, मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, ठीक है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है, ये किसके उदाहरण हैं, तो आप ऑप्शन में मारेंगे सिलिट्रेटा, ठीक है, इसको निडेरिया भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, फोटो आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है, ये इसी तरीके से होते हैं। फिर जगत के प्रमुख संघ, ठीक है, जंतु जगत के प्रमुख संघ। तीसरे नंबर पे जो है, एक दो हम लोग देख लिए, ठीक है, जंतु जगत के ये सब हम लोग भाग देख रहे हैं, एक दो ये है ना, एक दो देख लिया। फिर 3-4, फिर देखिए टीनोफेरा जो है जंतु के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आएंगे, तो सिलेट्रेटा से गहन संबंध, ठीक है, ये कंघी जैसे होते हैं, ठीक है, इनको छलांग कहते हैं, अधिकांशतः पारदर्शी होते हैं। और टीनोफेरा के उदाहरण है समुद्री अखरोट और कॉम्ब जेली, ठीक है, समुद्री अखरोट और कॉम्ब जेली टीनोफोरा का उदाहरण है। चौथा देख लीजिए, प्लेटी हेल्मथ्रीज, प्लेटी हेल्मथ्रीज, ठीक है, इसके अंतर्गत देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर वाले जीव होते हैं, ठीक है। ये चपटा शरीर के होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, अविकसित पाचन तंत्र इनके अंतर्गत होता है, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका होता है। और प्लेटी हेल्मथीज के उदाहरण कौन कौन से हैं, प्लेनेरिया या लीवर फ्लूक, चित्र बने हुए हैं, आप देखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पांचवा, एस्केलमेंथीज, ठीक है, एस्केलमेंथीज जो है वो
लंबे, बेलनाकार, अखंडित होते हैं। ठीक है, अखंडित कृमि होते हैं। ये स्पष्ट आहार नाल वाले होते हैं। नर छोटा होता है, मादा बड़ा होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि एस्केलमेंथी जो है, इसमें नर जो है पुरुष छोटे होते हैं और मादा जो है महिला बड़ी होती हैं। जो ठीक है, ये उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन किससे करते हैं? प्रोटोन फीडिया द्वारा। अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं प्रोटोन फीडिया द्वारा। ठीक है, ये एक लिंगी होते हैं तथा आंतरिक निषेचन इनके अंदर होता है। ठीक है, ये एक लिंगी होता है तथा आंतरिक निषेचन करते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या है? एस्केरिस, ठीक है, जो गोल कृमि होते हैं। ठीक है, आप खेत में देखते होंगे गोल कृमि। ठीक है, थ्रेड वर्म होते हैं। उच्च रेरिया होते हैं, जिसको फाइलेरिया का कृमि का, जिसको फाइलेरिया जिसको रोग होते हैं जिस कृमि से, वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, छठवा देख लीजिए, एनेलिडा। ठीक है, एनिलिडा को देख लीजिए। एनिलिडा जो है लंबा होता है, द्विपार्श्व होता है। ठीक है, सममित व कई खंडों में बटा शरीर इसका होता है। उत्सर्जन हेतु वृक्क का प्रयोग करता है। ठीक है, उत्सर्जन के लिए अपनी किडनी का प्रयोग करता है एनेलिडा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा एनेलिडा को। काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन होता है इसका। सामान्यतः त्वचा द्वारा श्वसन करता है ये। एनिलिडा जो है अपनी त्वचा से ये श्वसन करता है, सांस लेता है। एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होता है। ठीक है, एनिलिडा जो है वो एक लिंगी भी होता है और उभयलिंगी दोनों होता है। इसके उदाहरण है केचुआ, जोंक, नेरिस। तो ये पूछता है कि केचुआ या जोंक या नेरिस किसके उदाहरण है, तो ये एनिलिडा जंतु में आएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं इस वजह से आपको जो है क्वेश्चन के रूप में बता दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में आप पूछेगा तो आप फंसेंगे नहीं। आपको ये चीजें याद रहेंगी कि भाई केचुआ और जोंक किस में था, तो एनेलिडा वर्ग में था। तो आप क्वेश्चन को आसानी से टिक कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। सातवां, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। आर्थ्रोपोडा बहुत क्वेश्चन पूछता है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा बहुत पूछता है। तो आर्थ्रोपोडा श्रेणी में कौन कौन से जीव आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसमें सबसे ज्यादा जंतु पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा श्रेणी में। ये तीन भागों में विभक्त शरीर इनका होता है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, ये खुला परिसंचरण तंत्र के तरीके से होते हैं। इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला रहता है। ये संधि युक्त पाद होता है इनके अंदर। उदाहरण कौन कौन सा होता है? झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू। तो पूछता है कि झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, इसमें से एक दे देगा। पूछेगा कि इस ये किस संघ से जुड़ा हुआ है, तो आप उत्तर देंगे आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आठवां देखिए, मोलास्का। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोलास्का जो है वो श्वसन हेतु गिल्स का या टेनिडिया का प्रयोग करता है। गिल्स मछली होती है ना, तो श्वसन हेतु गिल्स या टेनिडिया का प्रयोग करती है मोलास्का जो। ठीक है, इनके मोलस्का का भी जो है ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उस उत्सर्जन हेतु ये भी गुर्दे का प्रयोग करती हैं। ठीक है, किडनी का प्रयोग करती हैं। ठीक है, कवच युक्त शरीर होता है इनका। ठीक है, रंगहीन खून होता है इनका, कोई कलर नहीं होता है ब्लड का। इनके उदाहरण है सीपी, घोघा, ऑक्टोपस। ठीक है, तो सीपी, घोघा, ऑक्टोपस किस श्रेणी में आते हैं? तो मोलस्का श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये सभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल दे देता है। ठीक है, कि मछली किस श्रेणी में है। ठीक है, तितली, मक्खी किस में है, तो आप आर्थ्रोपोडा लगाएंगे। ठीक है, सीपी दे देता है, घोंघा, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किस श्रेणी में है, तो मोलस्का श्रेणी में आते हैं। नौवां देख लीजिए, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में क्या है? इकाइनोडर्मेटा जो है ये समुद्री जंतु होते हैं। ये कांटों वाली त्वचा इनके अंदर होती है, जैसे स्टार फिश को देखा होगा आपने। हैं, पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। उदाहरण देख लीजिए, हेग फिश,
स्टार फिश, ब्रिटिल स्टार फिश, तो स्टार फिश पूछता है, ठीक है, स्टार फिश किसका उदाहरण है? इकाइनोडर्मिटा का। फिर देख लीजिए कॉर्डेटा का, ठीक है। कॉर्डेटा जो होते हैं ये नोटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थित होता है, ठीक है। ये नालदार तंत्रिका रज्जु होते हैं, उदाहरण सभी कशेरुकी जंतु, ठीक है। कॉर्डेटा का उदाहरण, तो कॉर्डेटा वो जंतु में होते हैं दोस्तों जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। वो सारे जंतु जो है ये कॉर्डेटा श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो? मेढक हो गया, कछुआ हो गया, ठीक है, बकुला हो गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मत्स्य देख लीजिए, मत्स्य मछली, ठीक है। ये मत्स्य जो है ये सल्क युक्त त्वचा इनकी होती है, ये असमतापी होते हैं, ठीक है। ये द्विकक्षी हृदय होता है, इनके हृदय में दो कक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के हृदय में चार कक्ष होते हैं, ठीक है। तो मछ पूछता है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दो कक्ष होते हैं। तो मत्स्य जो है ये अंडे से भी उपज होते हैं, इनकी अंडज से भी होते हैं, उदाहरण ट्यूना और रोहू मछली, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं, ये ईल के आकार का शरीर इनका होता है, ठीक है। ये सल्क रहित चिकनी त्वचा इनका होता है, उदाहरण लैम्प्रे और है मछली। चलिए आगे बढ़िए। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है आप पढ़ रहे थे ये जो, तो ये जंतु जगत के प्रमुख संघ ये फाइलम में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है ये मछली का जो प्रकार पढ़ रहे हैं ये वर्टिब्रेटा संघ में आते हैं, ठीक है। ये छह तरीके के जो है ये वर्टिब्रेटा संघ में आते हैं। तो पहला संघ हम लोग मत्स्य देख लिए, ठीक है। ये साइक्लोस्टोमेटा देख लिए। फिर तीसरा जो है ये एम्फीबिया है, ठीक है। ये जल स्थलचर होते हैं, ये वर्टिब्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एम्फीबिया में क्या क्या आ जाएंगे? एम्फीबिया जो है ये श्लेष्म ग्रंथियों युक्त त्वचा होता है इनका, त्रिकक्षीय हृदय होता है इनके, हृदय में तीन कक्ष होते हैं, फेफड़े और एक वृक्क मतलब एक किडनी होते हैं, जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं, इनके उदाहरण मेढक और टोड, ठीक है। तो मेढक और टोड किसके एग्जाम्पल है? एम्फीबिया। और ये जल और थल दोनों पे रह सकते हैं। चौथा देखिए सरीसृप, सरीसृप के अंतर्गत जो रेंगने वाले होते हैं, तो ये असमतापी होते हैं, सल्क युक्त होते हैं, इनके अंदर हृदय में भी तीन कक्षीय होते हैं, ठीक है। कठोर कवच युक्त अंडे होते हैं इनके, उदाहरण कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। ये सारे रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। इनके कवच जो है तो है वे कठोर कवच युक्त अंडे इनके होते हैं। पक्षी पांचवा देख लीजिए, वर्टिब्रेटा का एग्जाम्पल। पक्षी जो है ये समतापी होते हैं, इनके हृदय में चार कक्ष होते हैं, ठीक है। ये चार कक्षी हृदय वाले होते हैं, परों से ढका शरीर इनका होता है, उदाहरण सभी पक्षी आ जाएंगे। फिर स्तनपायी आ जाएंगे, स्तनपायी में समतापी होते हैं सारे स्तनपायी, ठीक है। ये चार कक्षी हृदय वाले होते हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं इनके अंतर्गत, ठीक है। स्तनपायी फीमेल को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जितने फीमेल जंतु हैं, जानवर हैं, सारे जो है स्तनपायी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो उनके अंदर दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, उदाहरण इनका जो होता है ये जैसे चूहा होते हैं वो भी स्तनपायी होते हैं, मनुष्य भी स्तनपायी जीव है, ठीक है। चमगादड़ क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य जो है किस वर्ग में आता है? तो स्तनपायी वर्ग में आता है, ठीक है। तो चूहा, चमगादड़ ये सब जो है स्तनपायी जानवर है। तो ये वर्टिब्रेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? मत्स्य, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी, ये ध्यान रखिएगा। फिर मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव, ठीक है। जैसे मछली का नाम ही रहेगा, जैसा आपको लगेगा कि मछली का नाम है लेकिन ये मछली नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके नाम हम लोग देखेंगे, बहुत पूछता है, ठीक है। तो मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव, तो जेली फिश, ठीक है। इसमें देखिए फिश लगा हुआ है तो आपको लगेगा कि फिश है लेकिन फिश नहीं है,
ठीक है, तो जेली फिश जो है ये क्या होता है, नाइडोरिया, ठीक है, निडेरिया इनको कहते हैं। स्टार फिश क्या है, इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है ये स्टार फिश। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा श्रेणी में आता है। ठीक है, सिल्वर फिश किस में आता है, आर्थ्रोपोडा। स्टार फिश को ध्यान रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा, ये बहुत बार पूछा है। कटल फिश मोलस्का श्रेणी में आते हैं संघ में। और हेंग फिश जो है साइक्लोस्टोमेटा में आता है। डेविल फिश मोलस्का में आता है। और क्रे फिश आर्थ्रोपोडा में आता है। पूछता है क्रे फिश किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में। रेंजर फिश मोलस्का में आता है। ठीक है, अब देखिए भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां। इस बुक में यही क्वालिटी है दोस्तों कि जो है इसमें चित्र बना के दिया है। अगर आप चित्र देख के अगर आप पढ़ लेते हो एक से दो बार तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, दिमाग में आपकी पिक्चर बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, कोई भी एग्जाम हो इसको जरूर एक बार देख के जाए। तो भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां, फ्लाइंग फिश, पाई फिश, पेंडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। ठीक है, ये भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां हैं। ये मछलियों का नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, कि समुद्री घोड़ा क्या है, तो ये ये वास्तविक मछलियां, समुद्री घोड़ा मछली होता है। ऑप्शन में पूछ देता है चार जीवों का नाम, उसमें समुद्री घोड़ा दे देगा, ये क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा ये मछली है। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, फ्लाइंग फिश ऑप्शन में इनमें से कोई भी दे देगा तो आप जो है मछली टिक करेंगे। ठीक है, फ्लाइंग फिश, पाइप फिश, पेंडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। और ये सब जो देख रहे थे आप, ये फिश के नाम नहीं है, लेकिन इसके आगे भी फिश लगा हुआ है, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, ये सब फिश नहीं होते हैं। ऑप्शन भी देता है, इसी में स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है, गलत आंसर टिक कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा दृष्टि से कुछ देख लेते हैं। चार कछिए हृदय वाला सरीसृप, ठीक है, मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ में चार, मगरमच्छ के हृदय में चार कछ होते हैं, जैसे मनुष्य के हृदय में चार कछ होते हैं, दो वेंट्रिकल और दो ऑरिकल। उसी तरीके से मगरमच्छ में चार कछिए होते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले स्तनपायी जीव कौन से हैं, एकिडीना एवं प्लेटिपस। भारत की भारत की विशालतम मृग प्रजाति है नीलगाय। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। ठीक है, छह टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीट वर्ग में। ध्यान रखिएगा, छह टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीट वर्ग में। और उड़ने वाले स्तनपायी कौन सा है, एक एकलौता चमगादड़। कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, स्तनपायी उड़ते नहीं है, लेकिन उड़ने वाला स्तनपायी एकलौता चमगादड़ है। ठीक है, सफेद रक्त वाला जीव कौन सा होता है, तिलचट्टा पूछता है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कंगारू और चूहा। ये ठोस मूत्र जो है उत्सर्जित करते हैं। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना पेड़ के छाल से। कई हजारों बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल किसको कहते हैं, गेहूं और राई के संक्रमण को। ठीक है, दोनों को संक्रमण को ट्रिटिकेल कहते हैं। ये मानव निर्मित अनाज है। ठीक है, अफीम पोस्ता अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है। ठीक है, अधपका फल। ठीक है, आधा पका हुआ जो फल होता है वो, उसी से अफीम पोस्ता दाना जो है निकाला जाता है। अफीम का उत्पादन उसी से किया जाता है। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद है, अफीम के अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद है नोस्कापीन, मॉर्फिन, हेरोइन। तो पूछता है कि हीरोइन जो है किसके पौधे से उत्पादन किया बनाया जाता है, तो अफीम के पौधे से। ठीक है, तो नास्कोपीन, मॉर्फिन, हेरोइन, ध्यान रखिएगा। अब सरीसृप से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो घोंसला बनाने वाला सांप है किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है गीला मॉन्स्टर, जिसको हिलोडर्मा कहते हैं। संसार की सबसे जहरीली सांप होता है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। ठीक है, संसार की सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है, हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप।
जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा है? इनलैंड ताइपन। ठीक है, इनलैंड ताइपन जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है। बिल बनाने वाली छिपकली है मेबुइया या स्किंक। सरीसृपों का युग कहलाता है मेसोजोइक युग। कई बार पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। सरीसृपों का युग कहलाता है मेसोजोइक युग। आगे ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़िए। फिर पक्षी वर्ग से संबंधित परीक्षोपयोगी तथ्य देख लेते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। उड़ ना सकने वाले पक्षी हैं कीवी और एमू। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्रीन फाल्कन। पक्षियों का वाक यंत्र होता है शब्दनी। और सबसे प्राचीन पक्षी कौन सा है? आर्कियोपेटेरिक्स, जो कि जुरासिक युग का पक्षी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन पक्षी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि जुरासिक युग में है। फिर देख लीजिए जलीय स्तनपायी कौन कौन से हैं। ठीक है, जो जल में पाए जाते हैं स्तनपायी फीमेल पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो जलीय स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। ये पृथ्वी का सबसे विशालतम स्तनपायी पूछा है। तो क्वेश्चन एक बार करोड़पति में भी दोस्तों पूछा था कि पृथ्वी का सबसे विशालतम स्तनपायी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जो है स्तनपायी जो है पृथ्वी पर। स्पर्म व्हेल ये विशालतम दांत वाली व्हेल है। ठीक है, स्पर्म व्हेल जो है उसी प्रजाति की है, लेकिन ये दांत वाली होती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है विशालतम दांत वाली व्हेल, स्पर्म व्हेल। फिर समुद्री सेल, ये भी जलीय स्तनपायी होते हैं। सील या फोका, वालरस, डॉल्फिन, समुद्री गाय। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान दो ही चीज रखना है, एक ब्लू व्हेल जो कि पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी है। ठीक है, एक स्पर्म व्हेल जो कि विशालतम दांत वाली व्हेल है। बस चलिए आगे बढ़िए। फिर मेमलिया देखेंगे, स्तनधारी मेमलिया। ये स्तनधारी होती हैं। आइए इनको लाइन से देख लेते हैं। मेमलिया जिसे प्रोटोथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया जो है अंडे देने वाली स्तनधारी होती है। ठीक है, इनका उदाहरण एकिडना प्लेटिपस पूछता है। ठीक है, एकिडना प्लेटिपस किसका उदाहरण है? तो प्रोटोथीरिया। ठीक है, फिर यूथीरिया। यूथीरिया जो है ये पूर्ण विकसित शिशु का जन्म देने वाली होती है। ठीक है, इसके उदाहरण हैं कुत्ता, गाय, मनुष्य। तो मनुष्य किस में आएगा? यूथीरिया। यूथीरिया स्तनधारी में आएगा। ठीक है, मनुष्य भी स्तनधारी है ना। तो यूथीरिया जो है ये पूर्ण विकसित शिशु का जन्म देते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कुत्ता, गाय, मनुष्य। आगे मेटाथीरिया, इसके अंतर्गत जो है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये विकसित होने तक मार्सपियल थैली में रहते हैं। ठीक है, ये बच्चों विकसित होने तक मार्सपियल थैली में बच्चों का रखरखाव करते हैं। उदाहरण जैसे कंगारू। तो कंगारू क्या है? ये मेटाथीरिया का उदाहरण है। फिर जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति देख लेते हैं। ठीक है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। इसके जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। तो पूछता है, ठीक है, कि जीवों के जो जो है द्विनाम पद्धति के जो है जनक कौन है? तो लिनियस है। ध्यान रखिएगा। लैटिन भाषा के दो शब्दों से इसका वो किया गया है। एक्स से वंश का सूचक है। ठीक है, और वाई से जाति का सूचक। एक्स से वंश का सूचक, वाई से जाति का सूचक। महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम क्या क्या है पूछता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। गाय का बॉस टॉरस।
बिल्ली का फेलिस कैटस, ठीक है, कैटस से ध्यान रखिए, कैट मतलब बिल्ली, कैटस। कुत्ता कैनिस लूपस फैमिलियारिस। घरेलू घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। ये बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका। शेर को पैंथेरा लियो, लियो मतलब लायन, ध्यान रखिएगा, पैंथेरा लियो। आम बहुत बार पूछता है, आम को क्या कहते हैं? मैजिफेरा इंडिका। मैंगो एम से है, मैंजीफेरा, ध्यान रखिएगा, मैंजीफेरा इंडिका। धान को ओराइजा सैटिवा। गेहूं को ट्रिटिकम एसिटियम। गेहूं का भी कई बार पूछा हुआ है, ट्रिटिकम एसिटियम। चना का साइसर एरिटिनस। मटर का पाइसस सैटिवम, पाइसम सैटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए, अब ये चैप्टर खत्म हुआ जो कि सबसे हार्ड चैप्टर था। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं, कोशिका। ठीक है, तो देखिए कोशिका किसको कहते हैं? कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी जो है, मनुष्य की सबसे छोटी जो है संरचना और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। इसके खोजकर्ता जो है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो पूछता है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 में खोज की थी। इनकी पुस्तक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इसमें कोशिका शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया इनकी पुस्तक है। और रॉबर्ट हुक का नाम ध्यान रखिएगा, कोशिका के जन्म खोजकर्ता है। और कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से हैं? स्लाइडिन तथा स्वान। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, कोशिका खोजकर्ता रॉबर्ट हुक और कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडेन तथा स्वान। आगे बढ़िए, कोशिका का प्रकार देख लीजिए। कोशिका जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक कला होता है, केंद्रिका होता है, कला युक्त होता है, कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है इसमें। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है, केंद्रक कला, केंद्रिका, ठीक है, और कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये इसमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति होती है। उदाहरण इसके क्या होते हैं? जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में जो है सभी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में देखेंगे सभी चीजें होती हैं, जैसे केंद्रिका हो गया, तमाम चीजें जो होती हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं, ये पूर्ण विकसित केंद्रक इसमें होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं, केंद्रिका होता है तथा कलायुक्त कोशिकांग भी होते हैं। हिस्टोन होता है, प्रोटीन की उपस्थिति होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। उदाहरण पेड़ पौधों और जंतु। तो पेड़ पौधों और जंतु में कौन सी कोशिका पूछता है, कौन सी है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, खाली जीवाणु और नीलहरी शैवाल ऐसे दो चीजें हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये इसकी जो केंद्रक हैं ये विकसित अवस्था में नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण विकसित केंद्रक इसके होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण पेड़ पौधे और जंतु, जिसमें मानव भी आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कोशिका के भाग प्रमुख। ठीक है, कोशिका के भाग कौन कौन से हैं? अब देखेंगे कि कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं। कोशिका जैसे सेल में हमारे कौन कौन से चीजें होती हैं, उसको हम बारी बारी की चीजों को हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे। ठीक है, अब देखिए कोशिका भित्ति, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट में ही सिर्फ होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान होता है। ठीक है, इस प्लांट में होता है, कवच के रूप में हार्ड होते हैं। ठीक है, ये सेलुलोज से निर्मित होते हैं। जैसे आप पेड़ पौधे देखते होंगे, ठीक है, तो पेड़ में जो बहुत मोटे मोटे पीपल के पेड़ होते हैं उस पर आप देखते होंगे तना में ऊपर जो है लकड़ी टाइप में बहुत हार्ड होते हैं, तो वो सेलुलोज से बने होते हैं। उन्हीं को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देके बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए।
ठीक है, तो वही उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं, वो सुरक्षा करती है पेड़ को, ठीक है, ऊपर से। तो ये पूछता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सेलुलोज से निर्मित होते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है ये, ठीक है। प्लांट सेल में कोशिका जो होता है उसका सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। ये कोशिका के अंदर ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसके खोजकर्ता कौन है, ऑल्टमैन, जो कि 1886 ईस्वी में इन्होंने खोज किया माइटोकॉन्ड्रिया का। इनका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, बेणा द्वारा, ठीक है। ये श्वसन संबंधी क्रियाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से ही हम लोग जो है श्वास से एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। ये जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में अनुपस्थित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल में एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। इसका अन्य नाम कोशिका का पावर हाउस। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, यहीं से एनर्जी और पावर मिलता है बॉडी को। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है, ठीक है। तो पूछता है कि क्रेब्स चक्र किस में संपन्न होता है, तो आप आंसर मारेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इतनी बातें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये सब जो पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम पढ़ने जा रहे हैं, ये सब कोशिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे एक कोशिका होते हैं इतने बड़े, ठीक है, जैसे ये ह्यूमन सेल जैसे है, तो इसी के अंतर्गत जो है केंद्रक आ जाएंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे, ठीक है, ये कोशिका भित्ति आ जाएंगे, इसको घेरे हुए हैं, ठीक है, इसमें राइबोसोम आ जाएंगे। तो एक ही सेल के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बारी बारी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इसमें जो है आप फंसिएगा नहीं, ठीक है। तो अब राइबोसोम के देखते हैं, राइबोसोम का क्या वर्क होता है सेल के अंतर्गत। तो राइबोसोम जो है इसका नामकरण कौन किया था, रॉबर्ट द्वारा। रॉबर्ट ने राइबोसोम का नाम रखा था, आप याद रखिएगा। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, ठीक है। मतलब बॉडी में, सेल में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो राइबोसोम करता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। इसका अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्प्रवेश जलिका, ठीक है। तो इसको, इसके अंतर्गत जो है राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं, ठीक है। ये अंतर्प्रवेश जलिका में ही राइबोसोम चिपके रहते हैं। ये जो अंतर्प्रदीप जलिका है, राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं। लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है ये, ठीक है। अब देखते हैं केंद्रक के बारे में, केंद्रक से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो केंद्रक जो है, खोजकर्ता इसका रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। केंद्रक की खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में पूर्ण विकसित नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। ये आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत है। इसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखिए पूछता है। तो केंद्रक से ध्यान रखिएगा, केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। और दूसरा, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, दो चीजें ध्यान रखिएगा। और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। फिर लाइजोसोम, लाइजोसोम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। ये जो है, जो मरे हुए जो आरएनए हैं दोस्तों, उसको मारते हैं, ठीक है। जो जो ब्लड में हमारे जो है, जो आरएनए जो है, ब्लड जो है वो मर जाते हैं सेल, तो उसको जो है ये
ये मार जाते हैं, ये खा जाते हैं, तो इसलिए इनको आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। तो इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो पूछता है कि आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। इसके खोजकर्ता क्या है, डी डूबे। 1958 में इन्होंने खोज किया था लाइसोसोम का। ठीक है। ये गाल्जी काय में निर्माण होता है इसका। ठीक है। गोल्जी कॉय में निर्माण होता है, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होता है। अब देखिए लवक को देखते हैं। लवक जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, ये केवल पादपों में उपस्थित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो लवक जो है सिर्फ पेड़ पौधों में ही उपस्थित होता है। ठीक है। ये हरित लवक इसको कहते हैं। हरित लवक की खोजकर्ता कौन है, हैकल। ठीक है। हरित लवक को खोजकर्ता कौन है, हैकल। क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय। ठीक है। तो खोजकर्ता गोल्जी बॉडी का कौन है, कैमिलो गोल्जी। ठीक है। कैमिलो गोल्जी खोजकर्ता है। 1898 में इन्होंने खोज किया था। इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, सिस्टर्नी। अन्य नाम गोल्जी उपकरण, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, तो गोल्जी बॉडी का वर्क क्या है सेल में, तो ये कोशिका के अणुओं को यातायात करता है। यातायात प्रबंधन मतलब इधर से उधर ले जाता है। ठीक है। ये यातायात वाला काम जो है, मैसेंजर वाला काम कौन सा करता है, गोल्जी का है। ठीक है। जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो पूछता है कि यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है ये। ठीक है। तो गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, और ये अणुओं का यातायात प्रबंधक करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है। तो अंग और पादप कोशिका और जंतु कोशिका देख लेते हैं। ठीक है। कौन से अंग उसमें पादप कोशिका में है और कौन जंतु कोशिका में है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, तो ध्यान रखिए, कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, मतलब होते हैं, और जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। आपको बता दिया कि मतलब सेल के जो बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति कहते हैं, ये सिर्फ प्लांट में होते हैं। ठीक है। जंतुओं में नहीं होते, मानव में भी नहीं होते। लवक, लवक भी जो है पेड़ पौधे में होते हैं, पादप में होते हैं। ठीक है। और मनुष्य में नहीं होते हैं। तारक काय, तारक काय जो है ये भी पादप में होते हैं और जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका जो है वैक्यूल जिसको कहते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं पादप में। ठीक है। पेड़ पौधे में ये बड़ा होता है। सेल के अंदर ही जो है दोस्तों, इसी में वैक्यूल होते हैं। ठीक है। पाइप की तरह। तो ये पेड़ पौधे में बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। और जंतु और मानव में छोटे छोटे होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यही जंतु और पादप में अंतर है। तो क्वेश्चन पूछता है, यही चारों से रिलेटेड पूछता है। कोशिका भित्ति पूछ देगा, लवक पूछ देगा, तारक का है किस में है किस में नहीं है। ठीक है। रिक्तिका पूछ देता है कि बड़ा छोटा किस में है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पादप में बड़े होते हैं और जंतु में छोटे होते हैं। अब परीक्षा दृष्टि से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे। तो सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। जीनोटाइप है जीवों का अनुवांशिक संगठन। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारित होता है, तो सरीसृप। प्लाज्मा झिल्ली बनती है प्रोटीन व लिपिड से। ठीक है। जो सेल का जो है बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये किससे बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड से। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जाता है, ठीक है। तो आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं जो है जितनी बेसिक जानकारी चाहिए आपको उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ, जिससे चीज़ें आपको दिमाग में क्लियर हो जाए। अब देखते हैं लवक, ठीक है। लवक, जो मैं आपको बताया था कि लवक प्लास्टिक जो है वो सिर्फ प्लांट में होते हैं, पादप में होते हैं, जीव जंतु में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। लवक तो तीन प्रकार के होते हैं, एक अवर्णी लवक होता है, एक वर्णी लवक होता है, एक और होता है, ठीक है। तो अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होता है, ठीक है। ये इस पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है। ये रंगहीन लवक होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है, और संग्राहक उत्तक होते हैं ये, ठीक है। ये संग्राहक उत्तक होते हैं। इनकी अवस्थिति जो होती है ये जड़ एवं भूमिगत तनों में होता है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे में जो जड़ होते हैं, जो भूमिगत तने होते हैं, उन्हीं को अवर्णिक लवक कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और आगे है तो वर्णी लवक, ठीक है। लवक के ही प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं, अवर्णी, वर्णी और एक और है हरित लवक, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लिए अवर्णी लवक, और दूसरा वर्णी लवक। तो वर्णी लवक जो है जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये रंगीन लवक होते हैं, इनका रंग होता है, ठीक है। इनकी अवस्थिति कहाँ होती है? पुष्प में, फल भित्ति में, बीज में आदि में, ठीक है। तो ये पुष्प में आप देखेंगे तो वर्णी लवक होते हैं, इनका कलर होता है, ठीक है। फल बीजी, फल बीजी मतलब बीज में, ठीक है, बीज में भी इनका होता है। तो उदाहरण देख लीजिए, टमाटर का लाल लाल रंग होता है, ठीक है, तो लाइकोपीन के कारण। तो पूछता है कि टमाटर में जो लाल रंग होते हैं वो किन के कारण से होते हैं? तो लाइकोपीन के कारण। और ये किसके उदाहरण हैं? ठीक है, तो वर्णी लवक के, क्रोमोप्लास्ट के, ठीक है। गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के। चुकंदर का रंग बीटा बीटानीन्स के कारण। ये तीनों ध्यान रखिए दोस्तों, ये तीनों एग्जाम में पूछता है कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का रंग बीटानीन। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने के लिए जो है हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन, ठीक है। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने के लिए ये क्लोरोप्लास्ट का जो है प्रयोग होता है प्रयोग कर रहे हैं, जो है वर्णी लवक होता है, ठीक है। और ये हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन भी होता है। अब तीसरा प्रकार हम लोग लवक का देखेंगे, हरित लवक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं, ठीक है। ये हरा रंग का होता है, ठीक है। हरित लवक है इसलिए हरा रंग है। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। इनकी अवस्थिति पत्तियों में होती है, ध्यान रखिएगा, पत्ता हरा होता है ना, तो उसी से ये प्रकाश संश्लेषण मतलब सूर्य का जो है प्रकाश से ही जो है ये पत्तियां भोजन बनाती हैं। तो इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल किसको कहता है? हरा रंग को, ठीक है। तो क्लोरोफिल को ही ग्रीन कलर कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ हरा होगा। अब कुछ परीक्षा दृष्टि से पहले ये देख लेते हैं थोड़ा। पौधों से प्राप्त उत्पाद, ठीक है, ये उत्पाद है और इनके पादप अंग। तो पूछता है, ठीक है, जैसे हल्दी का पादप अंग कौन सा है? तो तना कहलाता है। तो क्वेश्चन एक जरूर पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्पाद और पादप अंग। तो अदरक जो है, अदरक का खाने योग्य कौन सा अंग होता है? प्रकंद, ठीक है, प्रकंद। अदरक का हम लोग प्रकंद खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं? आलू का स्तंभ कंद या रूपांतरित तना खाते हैं, ठीक है। आ, आलू से रूपांतरित तना खाते हैं। लहसुन से, लहसुन का सल्ककंद खाते हैं हम लोग, ठीक है। सूरन का घनकंद खाते हैं, ठीक है। गन्ना का रूपांतरित तना खाते हैं। तो गन्ना का तना ऑप्शन में देगा तो आप तना मारेंगे, ठीक। सलजम का रूपांतरित जड़, ठीक है।
और गाजर का रूपांतरित जड़, शकरकंद का रूपांतरित जड़, लौंग का कई बार पूछा हुआ है पुष्प कलिका। ऑप्शन में देता है कि लौंग का आप कौन सा हिस्सा खाते हैं, ठीक है, तो पुष्प कलिका ऑप्शन में देता है। केसर का पुष्प वर्तिका, हल्दी का प्रकंद। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इसमें से, ठीक है। अदरक का प्रकंद, आलू का रूपांतरित तना, लहसुन का सलकंद, सूरन का घनकंद, गन्ना का रूपांतरित तना, सलजम का रूपांतरित जड़, गाजर का रूपांतरित जड़, शकरकंद का रूपांतरित जड़, लौंग का ध्यान रखिएगा पुष्प कलिका, पुष्प पुष्प जो है वो खाते हैं, ठीक है। केसर का पुष्प वर्तिका और हल्दी का प्रकंद। अब परीक्षा दृष्टि से देख लेते हैं। नाभिक केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थित होने वाले कोशिकांक हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। मतलब समझ रहे हैं, केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले को, मतलब तीन चीजों में डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा। एक केंद्रक में, सेल के अंतर्गत केंद्रक में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और हरित लवक में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों में से पूछेगा किस किस में डीएनए होता, तीनों में होते हैं, और इसके अलावा जो ऑप्शन में नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण हैं फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, ठीक है। अभी आप कोरोना देख रहे होंगे तो म्यूटेशन हो रहा है ना, कोरोना हर 20 दिन पे अपना जो है रंग बदल लेता है, शरीर बदल लेता है, आकार बदल लेता है, तो उसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन। तो इसके जनक मैंने आपको बताया था कौन है, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। इसके जनक मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, ह्यूगो डू ब्रिज, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय और अगणित नियंत्रण, ठीक है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल क्या है, एपोट एपोटोसिस, ठीक है, एपोटोसिस। चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किसको कहते हैं, अनुवांशिकता ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुवांशिक लक्षणों, ठीक है, सजीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी में प्रसारित होते हैं, ठीक है। तो अनुवांशिकता ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होती है, ठीक है, तो उसी को अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीजें जीन जाए, ठीक है, जैसे माँ बाप हैं, माँ बाप के जीन बच्चों में जाते हैं तो बच्चे भी जो है उन्हीं के तरीके के होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं की तरह अनुवांशिकता उसी को कहते हैं। तो अनुवांशिकता के पिता किसको कहता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। 1000 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि अनुवांशिकता के पिता किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रिया, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया जो है यूरोपियन कंट्री है एक। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज किस पौधे पे की, तो ये क्वेश्चन पूछता है, मटर के ऊपर किया, उद्यान मटर पर प्रयोग किया अनुवांशिकता का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अनुवांशिकता के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, और उन्होंने किस पौधे पे खोज की, तो मटर के पौधे पे अनुवंशिकता की खोज की, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम, तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम, तो प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और एक है स्वतंत्र अपयून का नियम और पृथक्करण का नियम, ठीक है, अन्य नाम युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इतने 3 नियम उन्होंने दिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, गुणसूत्र से भी क्वेश्चन आते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम है गुणसूत्र, ठीक है। इनके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कार्ल विल्हलम, ठीक है, कार्ल विल्हलम और वोन नगीली, ठीक है। तो क्रोमोसोम
की खोजकर्ता कौन है? कार्ल विल्हलम वोन नगीली। ठीक है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और ये जीन धारक होते हैं। और इनका नामकरण किसने किया? वाल्डेयर ने, 1888 में। ठीक है, वाल्डेयर ने क्रोमोसोम का नामकरण किया। और प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। ठीक है, जैसे मनुष्यों में 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो 46 होते हैं। क्वेश्चन पूछता है ना कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो कितने होते हैं? 46, 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 एक ही जैसे होते हैं, और 23वां जो है वो एक्स वाई होते हैं, अलग अलग। ठीक है, इसीलिए बच्चे होते हैं, लड़का या लड़की। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब है जीन के बारे में, हम लोग देख लेते हैं जीन क्या होता है। ठीक है, आनुवांशिकता की मूलतम इकाई। ठीक है, आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई जीन होती है। ठीक है, तो जीनों का अनुक्रम जीनोम होता है। अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई को जीन कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाले क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जीन कहलाती हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाले क्रोमोसोम पर स्थित, तो क्रोमोसोम पे जो डीएनए होते हैं वही बच्चों में जाते हैं। इसीलिए पुरुष का बच्चा जो है पुरुष ही होता है। ठीक है, नहीं तो स्त्री होता है, मतलब मानव की तरह ही दिखने वाला होता है। ठीक है, तो मानव के बच्चे मानव की तरह ही दिखते हैं, मछली के बच्चे मछली की तरह होते हैं, गाय के बच्चे गाय की तरह होते हैं। तो बस यही डीएनए का अंतर होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। ठीक है, नामकरण करता है विल्हेम जोहानसेन। जीन का नामकरण किसने किया था? विल्हेम जोहानसेन, 1909 में। तो इसको फ्लो चार्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई तो जीन कहते हैं। जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। ठीक है, जीनों का अनुक्रमण जीनोम कहलाता है। अनुक्रम आधार में परिवर्तन होने पे उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये जंपिंग जीन, प्लवमान जीन किसको कहते हैं? सर्वप्रथम मक्का में प्रयोग हुआ था। इसका खोजकर्ता बारबरा मैक्लिटॉक, यूएसए के थे, नोबेल पुरस्कार 1983 में। ठीक है, ये जंपिंग जीन के खोजकर्ता हैं। और ऐसे आनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ है। ठीक है, इनको जंपिंग जीन कहते हैं। कोशिकाओं में डीएनए के खंड, ठीक है, ट्रांसपोजोन। तो जंपिंग जीन के कोशिकाओं में डीएनए का खंड होता है, जिसको ट्रांसपोजोन कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग अनुलेखन देखेंगे, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि अनुलेखन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन जिस तरीके से होता है उसी तरीके से जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का। तो ठीक है, तो डीएनए मान लीजिए जो है किसी भी जो है दो सेल में जो है डीएनए का अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसी तरीके से फिर रिवर्स जो है ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है आरएनए के रूप में। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप? चलिए आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो डीएनए का अनुलेखन होता है, तो फिर रिवर्स में आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। चलिए आगे आपको मैप्स फोटो से आपको क्लियर हो पाएगा अच्छे से। द्विकुंडली जब पढ़ा जाएगा ना, चलिए आगे आ भी गया है, इसको देखेंगे भी। तो देखिए इसको, तो जैसे डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, ये डबल हेलिकल है। ठीक है, इसको कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है,
ये शर्करा मतलब एक भाग है छोटा सा, जैसे ये लाइन लाइन आप देख रहे हैं तो ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। वैसे इसको पूरे संरचना को डीएनए कहेंगे, ठीक है। तो डीएनए के खोजकर्ता कौन है? स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। तो खोजकर्ता फ्रेडरिक मिशर है। और कुंडली कार विन्यास की खोज, ठीक है, ये कुंडली कार जिसको डबल हेलिक्स अभी मैं जो कह रहा था डबल हेलिक्स, ये मेन पूछता है कि डीएनए के जो है कुंडलीकार विन्यास किसने किया? तो जेम्स जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। और एम एच एफ विलिकिंस और फ्रैंकलिन ने। तो क्वेश्चन बस आप ध्यान रखिएगा कि डीएनए की संरचना किसने दिया, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये दो नाम आप ध्यान रखिएगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है डबल जो है डबल हेलिकल डीएनए का खोज किए थे, ठीक है। डीएनए जो है ये न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, ठीक है। अब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरविंद्र खुराना द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत बार क्वेश्चन करता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो है डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरविंद खुराना द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि डीएनए की खोज किसने किया था, ठीक है। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये मिला मिटा देता हूं मैं। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। और हरविंद खुराना को ध्यान रखिएगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरविंद खुराना ने किया था डीएनए का, ठीक है। बाकी इसके पार्ट्स का नाम है, देखिए, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा इसको कहते हैं, या बना हुआ है। फॉस्फेट इसको कहते हैं। और नाइट्रोजनी बेस, देखिए, एडिनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, ये चार प्रकार के डीएनए के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इस पे भी चीजें हैं, और इसको मैं अगर अलग से बताऊंगा तो आपको समय लग जाएगा, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि डीएनए के अंतर्गत एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन होती है, ठीक है। ऑप्शन में लगाने को देगा तो आप ये चार को जो है देखे रहिए, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर देख लीजिए, ये भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो डीएनए जो है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज शर्करा से बने होते हैं, ठीक है। और इसका बेस जो है, देखिए, यही एडेनिन ग्वानिन आपको समझ में आ जाएगा। ये जो चार चीज थी, बस यही आपको ध्यान रखेगा। डीएनए में एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन है। आपको यही अब देखिए क्लियर हो जाएगा, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो डीएनए और आरएनए में अंतर समझते हैं कि ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है डीएनए, ठीक है। और आरएनए राइबोज शर्करा होता है। इसका बेस देखिए, बेस आ गया ना। तो बेस इसका क्या है? एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन है। लेकिन आरएनए में एक चीज बदल जाता है, ठीक है। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है, ठीक है। तो डीएनए में एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन होता है। और इसमें जो है थाइमिन के जगह पे जो थाइमिन दिया है ना तीसरे नंबर पे डीएनए में, तो इसी के बस बदले यूरेसिल हो जाता है, बाकी वही रहेगा। फिर आरएनए में क्या हो जाएगा? एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल और फिर साइटोसिन। तो ये चार प्रकार इसमें भी है, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। और इसी में एग्जाम में क्वेश्चन में फंसाता है, तो बच्चे जो है गलत कर देते हैं। तो मैं यहाँ यही बात कर रहा था, ठीक है। तो आपको डीएनए में चारों याद रखना है। बस थाइमिन की जगह यहाँ यूरेसी लगा देंगे तो आरएनए की संरचना हो जाएगी, ठीक है। अब डीएनए की अवस्थिति क्या है? मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में डीएनए होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रक में होता है डीएनए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और हरित लवक, तीन तीन सेल में तीन चीजों में डीएनए होता है। ध्यान रखिएगा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक।
और आरएनए कहाँ अवस्थित होता है? केंद्रक में होता है और कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक होता है ना दोस्तों, ये सेल हो गया, ये केंद्रक हो गया, ठीक है। और यहाँ केंद्रक के अंदर भी यह द्रव होता है, पानी एक आकार का चिपचिपापन। और केंद्रक के अंदर भी इस तरह से डॉट डॉट जो है, ये पानी कोशिका द्रव होता है, ठीक है। ये चिपचिपापन होता है, तो यही कोशिका द्रव की बात कर रहा है। तो इसी कोशिका द्रव पे आरएनए होता है, ठीक है। समझ गए? तो इसी कोशिका द्रव में और कोशिका केंद्रक में, दोनों में आरएनए होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम फंसा। देखिए मित्रों, ये साइंस है, अगर एक बार में अगर आप चाहोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इसी वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है। और कोई वीडियो नहीं देखना, आपको इसी को बार बार देखिए और आप एग्जाम में जाइए, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर देंगे। चाहे आने वाला रेलवे एग्जाम हो, चाहे टीचर का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, ठीक है, समझ रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम हो, कोई भी जिसमें जीएस में साइंस पूछता है, चाहे बीपीएससी हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आराम से क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए किताब में दोस्तों हर चीज़ नहीं समझ में आती, इस पे हमको थोड़ा सा बोलना पड़ता है कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए आगे क्या है। टी आर एन ए क्या है? ये टी का ये क्या फार्मूला है? टी आर एन ए, टी मतलब ट्रांसफर आर एन ए, ठीक है। ये ट्रांसफर आर एन ए। तो आर एन ए के मुख्य प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। अब आर एन ए के कौन कौन से प्रकार है ये देख लीजिए। तो टी आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए इसको कहते हैं। तो ट्रांसफर आर एन ए ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना, ठीक है। जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है दोस्तों? ठीक है, तो ये राइबोसोम पे जो है प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल को लाना इसका काम है, ठीक है। आपको पता है कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। तो इसमें अमीनो अम्ल का प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। अब आर आरएनए क्या है? तो आर आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए क्या है नीचे? राइबोसोमल आरएनए इसका नाम है, फुल फॉर्म है आर आरएनए का, ठीक है। तो आर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है और राइबोसोमल आरएनए इसको कहते हैं। उसी तरह एम आरएनए क्या है? तो ये मैसेंजर आरएनए है और ये क्या करते हैं? केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्ल को चुनने के लिए संदेश देते हैं, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, अभी थोड़ा देख लीजिए जैव उर्वरक, ऊपर तो हो चुका है, ये डीएनए आरएनए में अंतरण वो समझ चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पहले क्वेश्चन देख लीजिए डीएनए और आरएनए पर। तो डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनता उसको टायरोसिन कहते हैं। फिर डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोज। राइबोसोम होते हैं आरएनए, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम क्या होते हैं? जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं वो क्या होते हैं? राइबोसोम आरएनए। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। 23 जोड़, मैंने आपको बताया ना कि क्रोमोसोम मानव शरीर में कितने होते हैं मानव कोशिका में? 46, जो कि 23 जोड़े होते हैं, जो कि एक्स वाई 23वां जोड़ा एक्स वाई फॉर्म में होता है। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर, ठीक है। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर।
अब आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं जैव उर्वरक के बारे में। ठीक है, जैव उर्वरक क्या है? जैसे ये दलहनी पौधा है, ठीक है दोस्तों, तो ये दलहनी पौधा में जो है, ये जो फसल मान लीजिए है, मुख्य दलहनी फसल जो है, दलहन का फसल, दाल का फसल, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु इसके जड़ में होते हैं। फिगर में ये बताया है। और ये जड़ देख रहे हैं आप, और ये दलहनी पौधों का प्रकार बता रहा है कि कितने प्रकार के दलहन होते हैं। तो एक चना होता है, मटर, सेम, अरहर, ये चारों दलहनी पौधा होता है। आगे देखते हैं और क्या कहा है इसने। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपको बताया दें दोस्तों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इसी के द्वारा पौधों का विकास होता है। पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो दलहनी पौधा कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे आप खेत में गेहूं चावल उगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए दलहनी फसल का प्रयोग किया जाता है। मतलब चावल के संग और गेहूं के संग दाल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चाहे वो चना के रूप में हो, चाहे मटर के रूप में हो, चाहे सेम, चाहे अरहर। तो आप कभी भी देखेंगे किसान को, वो गेहूं और चावल के साथ किसी न किसी दाल का उत्पादन करता है, जिससे भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बनी रहे। समझ रहे हैं? तो दलहन फसल में ये चारों प्रकार होते हैं, चना, मटर, सेम, अरहर। ठीक है, तो इसको साथ में उत्पादन करने से भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है, जिससे उत्पादन बढ़िया होता है। तो अगली उत्पादन जो है करने में भी बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, जिससे भूमि बंजर नहीं होती है जल्दी। इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु, ठीक है, अब इसमें कौन से सहायक जीवाणु हैं? तो जैसे फसल देख लेंगे, जैसे सोयाबीन अगर आप उत्पादन करते हैं, ठीक है, फसल अगर सोयाबीन उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम जैपोनिकम, उसी तरह तीन पतिया घास का राइजोबियम ट्राइफोली, लूसर्न का राइजोबियम मेलिलोती, जलीय फर्न में कौन सा जीवाणु सहायक है? एनाबीना एजोली। फिर गुनेरा मैक्रोफाइला, इसमें नोस्टोक मस्फोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं।